स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स रांची में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का किया उद्घाटन। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पर जोर। ग्रामीण विकास मंत्री दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला में हुई शामिल। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अनुबंध कर्मियों के लंबित मानदेय भुगतान पर बाबूलाल ने सरकार को घेरा। आदित्य साहू ने जमशेदपुर बंद को बताया जन आक्रोश का स्पष्ट संदेश। शराब घोटाला मामले की ईडी जांच तेज। फिर भेजा पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव और बेटे रोहित उरांव को समन। 6 जुलाई को रांची कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब। और धनबाद के सरायढेला में प्रखंड स्तरीय सुब्रतों का फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज। भारत श्रीलंका टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के कार्यक्रम घोषित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और अत्याधुनिक उड़ान योजना की शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। वे पचपदरा में भारत के पहले ग्रीन फील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेलवे परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। शाम को प्रधानमंत्री गुजरात के साणंद पहुंचेंगे, जहां वे सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधा का उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रिम्स रांची में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह संस्थान अत्याधुनिक सेवाओं से लैस है, जिससे मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा मिल सकेगी। इस मौके पर विधायक सुरेश कुमार बैठा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अनुबंध कर्मियों के लंबित मानदेय भुगतान मामले पर राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हेमंत सरकार अनुबंध कर्मियों के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार कर रही है। सरकार चुनाव के समय नियमित करने और वेतनमान बढ़ाने जैसे लुभावने वादे कर बरगलाने का काम करती है, लेकिन सत्ता मिलते ही प्राथमिकता पूरी तरह से बदल जाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से लंबित मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान केवल भाषणों से नहीं, बल्कि उनके परिश्रम का समय पर उचित भुगतान करने से ही सिद्ध होगा। नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री मौजूद रहे। झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्य की जरूरतों से केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों के सशक्तिकरण और विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। करणी सेना से जुड़े हिमांशु सिंह हत्याकांड और विधि व्यवस्था को लेकर भाजपा के जमशेदपुर बंद का आज व्यापक असर देखा गया। वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप रहा और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। पेट्रोल पंप समेत सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान भी स्वतः स्फूर्त बंद रहे। इस बंद को आजसू पार्टी और जदयू समेत कुछ अन्य पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया था। सड़कों पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जताई। गौरतलब है कि पिछले दिनों पुलिस गश्ती वाहन के समीप हिमांशु सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में यह बंद बुलाया गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जमशेदपुर बंद को अभूतपूर्व बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री साहू ने कहा कि इस बंद को जनता का व्यापक समर्थन मिला, जो सरकार और प्रशासन की विफलता के विरुद्ध
जन आक्रोश का स्पष्ट संदेश है। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर कठोर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। इधर भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को बुरी तरह नाकाम बताया है। उन्होंने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। 2019 के बाद लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। झारखंड प्रदेश में और विशेष करके जमशेदपुर के नागरवासियों में आक्रोश देखा गया। पुलिस का इकबाल अगर खत्म हो जाए, पुलिस की वर्दी का साख इतना नीचे गिर जाए कि उसके होने को भी ना होना अगर मानने लगा जाए, तो समझ सकते हैं कि इस राज्य की कानून व्यवस्था का क्या हालात है। आज ये जो परिस्थिति पैदा हुई है एक दिन की नहीं है। 2019 साल में जब से यह झारखंड की सरकार बनी है, हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, तब से लेकर के अब तक इन्होंने हमेशा से कानून व्यवस्था को कॉम्प्रोमाइज ही किया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने सुरक्षा कर्मियों और वाहनों को लौटा दिया है, जिसके बाद सत्ता शीर्ष में एक बार फिर खींचतान की खबरों को बल मिला है। डीजीपी को लिखे पत्र में वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने आवश्यकता अनुसार 4 वाहनों के आवंटन के लिए आग्रह किया था। बावजूद इसके एक वाहन को पुलिस मुख्यालय वापस करने का नोटिस जारी किया है, जो उनके लिए अपमानजनक है। इसलिए वे वाहन सहित पुलिस बलों को वापस कर रहे हैं। इधर भाजपा ने इस मामले पर तीखा तंज कसा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि वित्त मंत्री का यह फैसला सुनकर लगा कि शायद वीआईपी कल्चर छोड़ने के मिसाल पेश की जा रही है, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। मंत्री जी ने अपने काफिले के लिए अतिरिक्त गाड़ियों की मांग की थी। मांग पूरी नहीं हुई तो वे नाराज हो गए और अंगरक्षक ही वापस कर दिए। श्री शाह ने कहा कि कुल मिलाकर यह मामला सुरक्षा से जुड़ा नहीं, बल्कि गाड़ियों की संख्या की थी। झारखंड में मंत्री हो या अधिकारी, अधिकांश अब भी सामंती मानसिकता से बाहर निकलते नहीं दिखते। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इरफान अंसारी ने कहा है कि वित्त मंत्री को उचित मंच पर ऐसी बातें रखनी चाहिए। कल कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस दौरान भी वे मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बातों को रख सकते थे। डीजीपी को पत्र लिखना उचित नहीं है। राज्य सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर और संवेदनशील है। शराब घोटाला मामले की ईडी जांच तेज हो गई है। ईडी ने एक बार फिर पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव को पूछताछ के लिए समन भेजकर तलब किया है। दोनों को 6 जुलाई को रांची जोनल कार्यालय में बुलाया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी दोनों को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए थे। ईडी शराब घोटाले मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की पहल पर जमशेदपुर में मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार के विश्वास, विकास और जन कल्याण की यात्रा की चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के दौरान विकास और जन कल्याण के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, जिससे समाज का हर वर्ग और हर क्षेत्र लाभान्वित हुआ है। मौके पर पद्मश्री बलबीर दत्त और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अंतर्गत विभिन्न इकाइयों के प्रमुख मौजूद रहे। का मैंडेट है, ऑफिशियल मैंडेट है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताएं, और लोगों को बताने के क्रम में पहली कड़ी मीडिया की होती है। मीडिया चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल मीडिया हो या किसी तरह का। और चूंकि संविधान में मीडिया एज सच अलग से कैटेगराइज नहीं है, वो हमारा जो फंडामेंटल राइट है
right to free speech. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है किसानों को लेकर के पिछले 12 वर्षों में उत्थान के काम किए गए, उसका किस तरीके से जमीन पर इम्पैक्ट हुआ है और एक जो कह सकते हैं किसानों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है, उस पर मैं थोड़ा बात करूंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किए, जैसे पहले अगर हम शुरू करें बीज से बाजार तक, बीज भी सरकार पहुंचाएगी किसानों के पास और बाजार तक उनके प्रोडक्ट को पहुंचाएगी। उसमें एमएसपी का भी बहुत बड़ा रोल है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका कि जिक्र करना बहुत जरूरी है। और इन तमाम तरह की योजनाओं के जरिए हम कह सकते हैं कि पिछले 12 वर्षों में जो भारतीय कृषि है और यहाँ के जो किसान है उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। मीडिया संस्थान खोलो, लोगों को जागरूक करो, लोगों को अवेयर करो। सबसे बड़ी पूंजी आपकी हमारी वही है कि लोगों को कैसे हम अवेयर करें। मेरा फिर से अनुरोध होगा कि जो भी आप लोग यहाँ से लेकर के जाएं उसको अपने समाचार पत्र में जो भी मीडिया माध्यम है आपका, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल, उसमें एक खबर बनाएं कि इन चीज़ों पर ऐसे डिस्कशन हुआ। जो बुकलेट आपको फोल्डर में मिले हैं उसमें कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर है, अच्छे तरीके से संचालित हो रही हैं, चल रही हैं। उनके बारे में उसको बाई सीरीज आप लोग निकाल सकते हैं जिससे कि लोग लाभान्वित हों। रांची में साइबर सुरक्षा और एआई जागरूकता पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत अन्य वक्ताओं ने डिजिटल युग में डेटा प्राइवेसी और सुरक्षित इकोसिस्टम निर्माण पर जोर दिया। द एशिया फाउंडेशन, बाल कल्याण संघ और के संयुक्त तत्वावधान में साइबर सुरक्षा और एआई पर कार्यशाला हुई। रांची के धुरवा स्थित पुराना विधानसभा सभागार में आयोजित कार्यशाला में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सतर्कता के साथ तकनीकी उपकरणों के प्रयोग की सलाह दी। करवाए थे और हम लोग हमेशा साइबर फ्रॉड से बच के रहने के लिए लोगों को अवेयर करते हैं और साथ साथ जो लोग साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए हैं, वैसे व्यक्तियों को कानून का मदद उन तक पहुंचाने के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने साइबर क्राइम से बचने के तरीकों, एआई के सकारात्मक प्रयोग, फैक्ट चेक संबंधी कई जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने और अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। साइबर सुरक्षा के बारे में ये लोगों को मतलब हेल्दियर करता है कि वो अपने मतलब कॉन्फिडेंट रहें, वो लोग सेफ रहें, ताकि उनके जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में कोई परेशानी ना हो। संचार साथी भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एक है उसका फीचर टैफकॉप। आप सर्च कीजिए TAFCOP। टैफकॉप सर्च करने के बाद में आप अपना मोबाइल नंबर डालिए और आपको पता चल जाएगा आपके नाम से कौन से मोबाइल नंबर अन्य जगहों पे रजिस्टर्ड। जो नहीं है आप उसको तुरंत जा करके डी रजिस्टर करा लिए, क्योंकि साइबर क्रिमिनल आपके नाम पे ऑपरेट करेंगे और फिर पता चलता है कि आप बन जाए कड़ी उस क्राइम की। कार्यशाला में शामिल राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए जागरूकता और कानूनों का अनुपालन जरूरी है। वहीं विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि सतर्कता से साइबर क्राइम से निपटा जा सकता है। ऐसे ही अगर आगाह करने का मौका मिल जाए, जागरूक कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से वो ठगे नहीं जाएंगे, उनके पैसे, गाढ़ी कमाई के पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे या उन्हें डराया धमकाया नहीं जाएगा। अभी रांची में कुछ साइबर फ्रॉड लगातार रंगदारी मांग रहे हैं, जबकि वो किसी और का नाम लेके रंगदारी मांगते हैं, वो है ही नहीं। क्रिमिनल का नाम लेके डराते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो लोग नहीं कर रहे हैं, कर कोई और रहा है। तो इस तरह की होती है। हम लोगों के पास इस तरह के से लोग बताते हैं, हम लोग पुलिस से बात करके उनको राहत देने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी बातों पर लोग नज़रअंदाज करते हैं, जिसका खामियाजा लॉन्ग टर्म भोगना पड़ता है। चाहे पासवर्ड के बाद फिर पासवर्ड, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे ईमेल हो। आज के समय में आप जितना अवेयर रहेंगे, आप उतना फ्रॉड से बचेंगे। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के बीच इस तरह की कार्यशालाएं लोगों को जागरूक और तकनीक के प्रति जिम्मेदार बनाने की दिशा में अहम पहल मानी जा रही है। रांची से डीडी न्यूज़ के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट।
कार्यशाला के दौरान हमारे सहयोगी ने साइबर एक्सपर्ट नमन श्रीधर से बातचीत की, जिन्होंने साइबर अपराध से बचने के लिए सतर्कता और जागरूकता पर जोर दिया। वर्तमान समय में एआई और साइबर सिक्योरिटी की चर्चा तेज हो गई है और इस वक्त हमारे साथ जो है वो एआई और साइबर सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। नमन श्रीधर हैं हमारे साथ रांची से जुड़े हुए, जिनकी उम्र महज 19 साल है और इस क्षेत्र में उन्होंने क्या कुछ काम किया है और किस तरह से लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की ओर अग्रसर हैं, इस संबंध में उनसे बात करेंगे। जब हम लोग बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो हमें समझना पड़ेगा आज के हर दिन की जो हमारी जीवन की व्यथा है वो कहीं ना कहीं डिजिटल मीडियम से जाके जुड़ती है। कहीं ना कहीं आप फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे इस वीडियो को भी देखने के लिए, लेकिन जहाँ पे हम लोग सोशल मीडिया के बारे में बात करें, किसी भी अकाउंट के बारे में बात करें, कई सारी निजी इन्फॉर्मेशन हमसे लेते हैं। अब वो निजी इन्फॉर्मेशन कल को किसी के सामने आ जाए तो कोई साइबर क्रिमिनल आपको कॉल करेगा और फिर आपकी निजी इन्फॉर्मेशन सामने रख के आपको विश्वास दिलाएगा कि वो सही जगह से बात कर रहा है। अब क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन उनके सामने अब निजी थी, आप सोचेंगे कि ये सही बोल रहा है और लोग फंस जाते हैं इस चीज़ में। और ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है डिजिटल अरेस्ट में। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि कोई आपको पुलिस की यूनिफॉर्म में कॉल करेगा, सीबीआई बोल करके कॉल करेगा और कहेगा कि आपको कुछ पैसे भेजने हैं और आप डिजिटली अरेस्ट हो, कहीं नहीं जा सकते हो। मगर हमारी गवर्नमेंट ने इसे सही तरीके से खारिज किया और वो भी बिल्कुल पब्लिक नोटिसरी पे कि ये जो चीज़ें बिल्कुल ही उनके नाम पे जो हो रही है फ्रॉड है। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी टर्म नहीं है। साइबर क्राइम से बचे कैसे, और इसके अलावा अगर साइबर क्राइम हो जाता है, वैसे कंडीशंस में कई बार होता है कि हमें धन हानि तो नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं वो तमाम चीज़ें जो पर्सनल चीज़ें थी वो सर्कुलेट हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा भी होता है कि गलत चीज़ें निकल कर सामने आती है। इसको चेक कैसे किया जा सकता है? ठीक, तो पहला हमारा प्रश्न था कि बचे कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने बताया कि आपको रुकना होगा, वेरीफाई करना होगा, क्योंकि आज के डेट में हमारे पास समय नहीं है और वो साइबर क्रिमिनल यही चाहते हैं कि हमें सोचने का समय नहीं मिले, हम लोग जल्दबाजी करें और फंस जाए। कैसे? सोशल मीडिया पे आप उतनी ही इन्फॉर्मेशन दीजिए जो जितनी जायज़ है। दूसरा, रिपोर्ट कहाँ करें? तो रिपोर्ट करने के लिए cybercrime.gov.in पे जाइए, जल्द से जल्द रिपोर्ट कीजिए। कई लोग रहते हैं जो उतने ज़्यादा कंफर्टेबल यानी कि अच्छा फील नहीं करे कि अपनी पहचान को दे, तो बिना पहचान दिए भी वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिलेटेड साइबर फ्रॉड आ रहा है, 1930 पे कॉल करेंगे और गोल्डन टाइम रूल यानी कि 48 घंटे के अंदर में रिपोर्ट करेंगे जल्द से जल्द। और फिर तीसरी बात करें कि एआई के बारे में हम लोग कैसे ये पता करें आज के डेट में कि कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है सही है नहीं है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है कि सही है या नहीं, आप जाइए पीआईबी फैक्ट चेक पे जाइए, चाहे आप कोई हैं। अगर गवर्नमेंट की चीज़ आ रही है सामने, कुछ नया नोटिस आ रहा है, वहाँ पे आपको मिल जाए। यहाँ पे हम सुन रहे थे रांची के निवासी जो कि महज 19 वर्ष के हैं, नमन श्रीधर, और इन्होंने किस तरह से साइबर सिक्योरिटी और एआई अवेयरनेस को लेकर काम किया है, उन तमाम चीज़ों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं और अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। डीडी न्यूज़ रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के शिष्टमंडल ने आज लोक भवन में मुलाकात की। इस दौरान शिष्टमंडल ने राज्यपाल को रांची के जगन्नाथपुर में आयोजित होने वाले रथ मेला के लिए निमंत्रण दिया। से भी भरवली भी हम लोगों ने अपना बात को राज्यपाल साहब जी के सामने रखा। उन्होंने बहुत उत्सुकता दिखाई और उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने बताया कि मैं 16 तारीख के रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए आतुर हूँ और मैं निश्चित आऊँगा। आज से श्री अमरनाथ जी यात्रा का शुभारंभ हो गया। इसके साथ ही बाबा बर्फानी के पावन दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालुओं का आस्था और भक्ति से भरा यह दिव्य सफर शुरू हो चुका है। हर साल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था उन्हें खींच लाती है हिमालय की गोद में, बाबा बर्फानी के दरबार में। श्री अमरनाथ जी यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और आध्यात्मिक शांति का अद्भुत संगम है। मान्यता है कि इसी पवित्र गुफा में भगवान शिव ने
माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था। हिम से बनने वाले प्राकृतिक शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। जुलाई से हो रही अमरनाथ जी यात्रा 2026 को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह तैयार है। विशेषकर सेना, सीआरपीएफ, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सभी मिलकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित कर रहे हैं। रास्ते में मेडिकल कैंप, लंगर, हेल्प डेस्क और आधुनिक निगरानी व्यवस्था भी तैयार की गई है। यहाँ से 2 तारीख को जो है पहला जत्था जो है वो यात्रा के लिए जम्मू से फ्लैग ऑफ किया जाएगा ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से, जो कि 2 तारीख को पहुँचेगा वहाँ पर बालटाल और पहलगाम कैंप पे। 3 तारीख को दर्शन करेंगे और यहाँ पर 1 तारीख को जो है तत्काल रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे खोला जाएगा। इसके अलावा RFID कार्ड सेंटर जो है वो भी खोले जाएंगे। तो सभी जगह इनके अकोमोडेशन की पूर्ण व्यवस्था की गई। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू से कश्मीर तक फुल स्केल ड्राई रन किया गया, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, इमरजेंसी रिस्पांस और अलग-अलग एजेंसियों के तालमेल को परखा गया। सबसे पहले जो यात्रीगण आते हैं ये हमारे फ्रिस्किंग पॉइंट पे आते हैं। यहाँ से सारी गाड़ियों से सभी लोगों को उतार करके उनके सारे सामान को एक्सरे बैगेज के माध्यम से गुजारा जाता है। साथ ही साथ CRPF की यहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम और डॉग स्क्वाड की टीम्स होती है, मल्टीपल टीम्स होती है, जो कि हर एक सामान का और गाड़ियों की जांच करती है ताकि पहलगाम शहर में किसी प्रकार का कोई अनवांछित तत्व यहाँ प्रवेश न कर सके। तो ये यहाँ पे उसके पश्चात यहाँ से प्रॉपर सर्च हो करके सभी लोग सामान की जांच कराने के पश्चात नुनवान बेस कैंप में प्रवेश करते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान पूरे मार्ग और बेस कैंप में 100 से अधिक लंगर लगाए जा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से मुफ्त भोजन, चाय और नाश्ते का इंतजाम रहेगा। 28 वर्षों से भंडारा लगाया जा रहा है जी। यात्रा के लिए कह जाएंगे कि जी आप बड़ी खुशी से और अपने पूरे जोश के साथ आएँ, पर जोश में अपना होश ना खोएं और जो भी सुविधाएं दी गई हैं उनका प्रॉपर प्रयोग करें और ये ध्यान रखें कि आपके बाद भी यात्रियों ने आने। आस्था का ये पावन सफर जम्मू कश्मीर की संस्कृति, पर्यटन और अर्थव्यवस्था से भी गहराई से जुड़ा है। बस अब इंतजार है बाबा बर्फानी के जयकारों का। धनबाद के सरायढेला में प्रखंड स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। इस दौरान विधायक राज सिन्हा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने खेल भावना के साथ प्रतियोगिता आयोजन पर बल दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत श्रीलंका के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला मैच 15 जुलाई से और दूसरा मैच 23 अगस्त से खेला जाएगा। यह श्रृंखला श्रीलंका में आयोजित हो रही है, जो ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। मौसम। राज्य में 9 जुलाई तक बारिश के आसार हैं। 7 जुलाई तक कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की आशंका है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आज लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। वहीं 5 जुलाई को लातेहार, पलामू, चतरा और गढ़वा में तेज बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज, चक्रधरपुर और दुमका के मसानजोर में अच्छी बारिश हुई। वर्षापात की वजह से आंकड़ों में भी लगातार सुधार देखा जा रहा है। कमी अब घटकर 46% रह गई है। 1 जून से राज्य में अब तक 117 मिलीमीटर बारिश हुई है। राज्य में इस बार कई जिलों में आम की अच्छी पैदावार हुई है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने एक वीडियो साझा कर कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से बंजर भूमि आज फलदार बगानों में बदल रही है, जिसने आजीविका का नया आधार दिया है।
झारखंड की धरती पर एक मीठी क्रांति आकार ले रही है। यह कहानी सिर्फ आम की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण समृद्धि की कहानी है। वर्ष 2020 में शुरू हुई बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत राज्य में लगभग 1.86 लाख एकड़ भूमि पर फलदार बागानों का विकास किया गया, जिससे 2.15 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को आजीविका का नया आधार मिला। आज 52,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र उत्पादन के लिए तैयार है और इस वर्ष लगभग 50,000 मीट्रिक टन आम उत्पादन का अनुमान है। आम्रपाली, मल्लिका, गुलाब खास और लंगड़ा जैसी किस्में झारखंड की नई पहचान बन रही है। इनमें आम्रपाली आम अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता और स्वाद के कारण देश भर में लोकप्रिय हो रहा है। इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत है हमारी दीदियां। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अब आम के कलेक्शन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की कमान संभाल रही है। वे केवल खेती में सहयोगी नहीं, बल्कि सफल उद्यमी बनकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है। राज्य भर में पलाश मैंगो कैनोपी काउंटर्स और विशेष स्टॉलों के माध्यम से आम सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच रहा है। अब तक 2,24,000 किलोग्राम से अधिक आम की बिक्री हो चुकी है, जिससे 60 लाख रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है। झारखंड का आम अब देश की सीमाओं से आगे बढ़ चुका है। सिमडेगा से आम लंदन पहुंचा है, जबकि रामगढ़ से दुबई तक निर्यात किया गया है। यूएई, सऊदी अरब और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में झारखंड के आम की मांग लगातार बढ़ रही है। जहां कभी बंजर जमीन थी, वहां आज हरियाली है। जहां सीमित अवसर थे, वहां आज रोजगार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खुल रहे हैं। झारखंड का आम सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि किसानों की बढ़ती आय, महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर गांवों की मिठास लेकर दुनिया तक पहुंच रहा है। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स रांची में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का किया उद्घाटन। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पर जोर। ग्रामीण विकास मंत्री दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला में हुई शामिल। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अनुबंध कर्मियों के लंबित मानदेय भुगतान पर बाबूलाल ने सरकार को घेरा। आदित्य साहू ने जमशेदपुर बंद को बताया जन आक्रोश का स्पष्ट संदेश। शराब घोटाला मामले की ईडी जांच तेज। फिर भेजा पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव और बेटे रोहित उरांव को समन। 6 जुलाई को रांची कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब। और धनबाद के सरायढेला में प्रखंड स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज। भारत श्रीलंका टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के कार्यक्रम घोषित।